जय श्री बालाजी। डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर से हमारे अवेयरनेस की सीरीज में आज स्वागत है हमारे डॉक्टर गौरव गोयल जी का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर गौरव गोयल जो आज टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट डिमांडेड है और इस टाइम पे उस टॉपिक की बहुत जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों की जो मम्मियों के सवाल रहते हैं, उनके पेरेंट्स के जो सवाल रहते हैं, उन सारे सवालों को आज हम यहाँ बर्स्ट करने वाले हैं और डॉक्टर साहब से पूछेंगे सिलिक डिजीज के बारे में, ग्लूटेन एलर्जी के बारे में, व्हीट एलर्जी के बारे में। जिन बच्चों को व्हीट से प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम आती है, जिनको इसके किस तरह के सिम्टम है, ये क्या है, ठीक होने वाली है या नहीं है, क्योर हो सकती है कि नहीं, इसकी कोई मेडिकेशन है या नहीं, ये सारे के सारे मिथ्स, ये सारे के सारे सवाल आज डॉक्टर साहब हमसे शेयर करने वाले हैं। इनके जवाब हमारे सवाल होंगे, डॉक्टर साहब के जवाब होंगे। तो डॉक्टर साहब आप एक बार हमारी ऑडियंस को ये जरूर बताएं कि ग्लूटेन एलर्जी यानी कि सिलिक डिजीज है क्या? बेसिकली ग्लूटेन इज ए फूड जो मोस्टली गेहूं में पाया जाता है, राई, बाजरा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं फूड के लिए, तो जो हमारी गट है, खाने की पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दो पार्ट होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो सा गट फ्लोरा है वो उसको पचा नहीं पाता है जी। तो उसकी वजह से वो अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी में से जाने लगता है। तो बेसिकली दिस इज सिलिक डिजीज, इज हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोजेनिसिटी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये उसको पचा नहीं पाते हैं। तो इसको कहते हैं हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी डिजीज। ये जो डिजीज है ये बर्थ से ही होती है। ओके, बाय बर्थ होते हैं, लेकिन डायग्नोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि एक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि इनिशियली 6 मंथ्स तक हम बच्चों को दूध देते हैं तो इनिशियली हमें पता नहीं लगता। बिल्कुल। जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे गेहूं, तो राई इंट्रोड्यूस करोगे, ओट इंट्रोड्यूस करोगे, जब बार्ली इंट्रोड्यूस करोगे, तब जाकर ये दिक्कत आने लगती है बच्चों में कि बच्चों को क्या सिम्टम्स आने शुरू होंगे। काफी बार तो ऐसा होता है कि ये मिस डायग्नोज हो जाती है, अंडर डायग्नोज रह जाती है। पेरेंट्स अवेयर ही नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को दिक्कतें आ रही हैं, बट वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते इसको। एक्सेप्टेंस तो बात तब आएगी जब हम उसको डायग्नोज कर पा रहे हैं। स्मॉल की बच्चा 12 साल का हो गया, हाइट नहीं बढ़ रही है, तब डायग्नोज हो रहा है केस। तो अगर बाय चांस वो पहले डायग्नोज किया जा सके तो इसका कोई बीमारी कोई इतनी खास नहीं है, ये बहुत इजीली ठीक हो सकती है। बट सबसे बड़ी बात है इसका डायग्नोसिस होना। डायग्नोसिस हो जाएगा तो बच्चे को इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जी, तो इसमें सिम्टम्स डॉक्टर साहब क्या होते हैं? पेरेंट्स को मतलब किन सिम्टम्स में आना चाहिए कि वो इस एलर्जी को टेस्ट कराए? सबसे पहले तो इसके जो सिम्टम्स है मोस्टली बर्थ से होते हैं, बट मैंने बताया कि जैसे जब दूध इंट्रोड्यूस करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आती जी। जैसे ही आप गेहूं ऐड करते हो, मोस्टली नॉर्थ में गेहूं ज्यादा दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे में फीचर जाने शुरू होते हैं। फीचर्स, इनिशियल फीचर जो अप टू 2 इयर्स तक होते हैं, 6 मंथ्स से 2 इयर्स तक के लिए, तो बच्चे को डायरिया रहेगा। बार बार बच्चे को डायरिया होना, बीच में ठीक हो गया फिर डायरिया हो गया, तो ये मिस डायग्नोज हो जाता है कि बच्चे को वैसी डायरिया हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट फीचर होगा डायरिया। शॉर्ट स्टेचर, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बच्चे का पेट बड़ा होने लगेगा। ओके। और आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया, नींद खून की कमी हो जाएगी, बिकॉज आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होती है जी। ये जनरली बच्चों को 2 साल तक के फीचर्स पाए जाएंगे। अगर बच्चा बड़ा है, 2 साल से ज्यादा है, उसके अंदर और भी ज्यादा फीचर्स हैं। इसके फीचर्स 2 तरह के होते हैं। पहला है इंटेस्टाइनल, मतलब पेट से रिलेटेड। सेकंड है नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब पेट के सिवाय जी। तो जो पेट से रिलेटेड है वो फीचर डायरिया हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। इवन बड़े बच्चों में कॉन्स्टिपेशन से ही प्रेजेंट करते हैं बच्चे जी। नॉट ओनली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप मोस्ट ऑफ द केस में बड़े बच्चों में कॉन्स्टिपेशन द मेन कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से बच्चों को हमने पेरेंट्स को ये सिम्टम इग्नोर नहीं करने चाहिए। मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं डायरिया ही होता है। उसके सिवाय इवन हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, क्या बच्चों में भी आर्थराइटिस हो जाता है? बिल्कुल। उसमें अगर आपको किसी के जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम लग रही है तो मस्ट रूल आउट सिलिक डिजीज। ओके। आप कभी जॉइंट पेन लेकर जा रहे हैं, हम सोचते ही नहीं है उसके इसमें थायराइड है किसी को, थायराइड का डायरेक्ट लिंक है सिलिक डिजीज से। डायबिटीज का डायरेक्ट लिंक है। हेपेटाइटिस, लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो जो है मस्ट रूल आउट सिलिक डिजीज। अगर आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इवन एपिलेप्सी, सीजर्स आने लगते हैं बच्चों को। और ये तो कॉमन है एपिलेप्सी तो किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं कभी भी वो
टेस्ट तो नहीं कराते हैं कि भाई सिलिक के लिए टेस्ट करा लें, एपिलेप्सी है तो वो न्यूरो में चले जाते हैं। तो उसमें भी आपको इस चीज को सोचना चाहिए भी, अगर आपके पास सीजर्स का कोई और कारण नहीं है तो सीलियक डिजीज हो सकता है, इट मे बी। हाँ, तो बच्चों में मोस्टली जो हम देख सकते हैं वो बेसिकली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, शॉर्ट स्टेचर, खून की कमी होनी, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये मेन फीचर है जिसके लिए आप अपने वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि वो जब उसको खाना ही पचेगा नहीं, बार बार डायरिया हो रहा है, बेसिकली इसमें क्रोनिक डायरिया होता है, तो बच्चे का वेट इंक्रीज ही नहीं करेगा। तो ये मेन फीचर है, जिसमें ऐसा डाउट लगे उसके लिए अपने बच्चे को एक बार जरूर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें। मतलब ऐसा कोई भी मेजर अगर डिजीज डायग्नोज होता है, चाहे वो थायराइड है या एपिलेप्सी है या डायबिटीज है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इस तरह के जब भी डिजीज डायग्नोज होते हैं तो एक बार आप सिलिक डिजीज का इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं। तो डॉक्टर साहब आप इन्वेस्टिगेशंस भी बताई दें कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए। अगर इस बच्चे में फीचर्स आते हैं तो फर्स्ट होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। जो ये डिजीज है ये इम्यून मीडिएटेड होती है, सो इट्स IgG, IgA, IgM, देयर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो मोस्टली जो इसमें टेस्ट कराया जाता है वो TTG कहते हैं, इट्स एंटी टिश्यू ट्रांसमिनेज एंटीबॉडीज होते हैं, दिस इज बेसिकली IgA मीडिएटेड। ओके, अगर किसी पेशेंट में IgA डेफिशिएंसी है तब भी उसमें टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो उसमें IgG करवाना होगा हमें। अगर ये ब्लड सैंपल पॉजिटिव आता है, TTG की वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन वी गो फॉर बायोप्सी। ओके, बायोप्सी गट की बायोप्सी करते हैं, खाने की पाइप में से हम पीस लेते हैं, उससे डायग्नोसिस होता है। गट की पाइप होती है, कंफर्मेशन हो जाती है, कंफर्मेशन होता है, उसमें एक विलस होता है और एक क्रिप्ट्स होती है। तो विलस जो होती है वो शेप बड़ी होती है, वो स्मॉल रहने लग जाएगी, और क्रिप्ट का हाइपरप्लासिया हो जाता है, फिंगर शेप्स में होती है वो विलस। तो उसको आप डायग्नोस करोगे, इससे फर्स्ट। आफ्टर दैट जब आपने डायग्नोस किया कि सीलियक डिजीज है, उसके बाद उसका ग्लूटेन बंद कर देना है जी, उसके बाद फिर टेस्ट करना है क्या अभी ठीक हो गया। अगर ठीक होगा तो देन यू इट्स ए कंफर्मेटरी टेस्ट, बट इन आवर सिनेरियो बायोप्सी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर पेशेंट बायोप्सी के लिए नहीं जाता है, पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते हैं क्योंकि ये बच्चों में ही है ज्यादा, खाने की पाइप में से वहां से लेना थोड़ा मुश्किल है। तो एट प्रेजेंट टाइम क्लिनिकली हम अगर किसी में ब्लड सीरम टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको हम ये मानते हैं। ग्लूटेन जो डाइट बीमारी है, जो सेंसिटिविटी है, लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। तो डॉक्टर साहब कुछ लोग जैसे बोल देते हैं, देसी डॉक्टर्स जैसे कुछ ऐसे तो हम लोग कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहेंगे इसको, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपकी वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और इस तरह के रील्स सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, और पेशेंट भी बोलता है कि बच्चे का सारी उम्र बंद करने से अच्छा मैडम हमने तो वहां दिखा दिया। तो जब हम बोलते हैं कि आपके पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि लाइफ लॉन्ग आपको बंद करना है, इसकी सेंसिटिविटी इसके बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, डाइजेस्ट ही नहीं कर रही, एज इट इज वो पार्टिकल निकल रहे हैं, तो फिर आप कैसे ये चीज मान सकते हो नहीं मैडम हमारे वहां तो बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो क्या ऐसा चांसेस हैं कि कभी कोई पेशेंट ठीक भी हो जाता है? जब आपने ग्लूटेन बंद कर दिया, ग्लूटेन में बेसिकली व्हीट, सूजी, ओट आ गया, राई आ गया, तो जैसे आप बंद करेंगे बच्चे की TTG की वैल्यू डाउन आ जाएगी जी, जो इन्फेक्शन पार्ट ब्लड में हमने टेस्ट किया था वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप बायोप्सी भी करवाएंगे तब भी गट नॉर्मल दिखाई देगी। अगर आपने मान 2 साल के लिए ग्लूटेन बंद कर दिया, उसके बाद आपने ब्लड टेस्ट कराया, वो नॉर्मल आ सकता है, बिल्कुल, इट डजंट मीन कि वो बच्चा ठीक हो गया। जैसे आप दोबारा स्टार्ट करोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें जो फैक्टर्स है मैडम वो समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए एक बच्चा 5 साल पे है जिसको डायग्नोस हुआ, हमने 6-7 साल तक उसको रखा कि ग्लूटेन नहीं देना। अब उसकी 12-13 साल की हुई है, जब तक उसकी प्यूबर्टी मेंटेन हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, सारा कुछ हो जाता है, उसके तो बहुत नहीं करता है। अब जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो डिफरेंट होंगी, राइट, इसलिए उसको सोच ही नहीं पाते हैं वो। दूसरी बात, एक फैक्टर्स है कि कोई अच्छा कह रहा है तो उसको ज़्यादा सुनना चाहते हैं हम, बुरे को हम कम सुनना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जब कोई डॉक्टर कह देगा नहीं आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आपको नहीं है, मींस ना तो उसको पता है इस चीज के बारे में, और पेशेंट उस चीज से खुश हो जाता है, और ये दिक्कत फिर थोड़े टाइम के बाद आएगी। आपकी वैल्यू कम हो सकती है, आपकी गट थोड़ी इंप्रूव कर सकती है एज के साथ, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्योर हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि शुगर का मरीज जब शुगर की दवाई खा रहा है या इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया है, और फिर वो शुगर अपनी डायबिटीज अपनी वो चेक कराता है तो वो नॉर्मल आती है, तो वो बोलता है मैं ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दवाइयां बंद हो गई, वो तो दवाइयों के असर से ठीक है ना। इसमें तो मैडम ये फैक्टर है कि आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली, शुगर लेना ही बंद कर दिया,
तो आपकी डोज काफी कम हो जाएगी इंसुलिन की या ओरल मेडिकेशन से। हाँ। बट ग्लूटेन में क्या है कि जब आपकी डाइट कम होती जाएगी, साउथ इंडियन कहाँ खाते हैं व्हीट कहाँ खाते हैं, वेट नहीं खाते हैं। उनमें ठीक हो जाएगा वो। तो अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी तब भी आपकी वैल्यू नॉर्मल आ सकती है, राइट। आपने कम कर लिया तो कम हो जाएगा। बट आप बोलो कि उसकी गट बिल्कुल सही होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो हम एक एज के बाद ग्लूटेन के जो पेशेंट्स हैं ना, इसको बॉदर करना बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए एक लेडीज है 25 ईयर्स की, तो थायराइड हो गया। अब उसको डायग्नोस किया कि आपको ये सिलिक डिजीज थी, तो ठीक हो गई थी जी हमारी। बेसिकली ठीक नहीं हुई थी, उसकी एज 14 इयर्स के बाद हाइट ठीक हो गई। उन्होंने सोचा अब ठीक है, एवरीथिंग फाइन। अब थायराइड उनको ये नहीं लग रहा सिलिक की वजह से हुआ, बॉडी के सारे उनको लग रहा है कि वैसे ही हो जाता है जैसे कि आम बंदे को हो गए। तो वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और सिलिक डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम अनडायग्नोस रहती है। इवन 55 ईयर्स के एज में भी सिलिक डिजीज डायग्नोस हुई है। और हमारे में ये चीजें को बॉदर नहीं कर रहे कि आयरन डेफिशिएंसी है, वैसे सोचते हैं हो जाएगा। शॉर्ट स्टेचर है, वैसे हो गया होगा, तो उसको बॉदर नहीं कर रहे, इसको सीरियसली नहीं ले रहे कि हम ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। ये बेसिक कारण है सिलिक डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर डायग्नोज रहने का या अंडर ट्रीट रहने का। तो जैसे काफी सारे लोग सिलिक डिजीज में जब मान जाते हैं और आपके कहने से उन्होंने वीट छोड़ दिया या हमारे कहने से वीट को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि हमें अलग यूटेंसिल्स यूज करने हैं, वो सेम रोलर पिन यूज कर रहे हैं, चकला बेलन, मतलब जिसपे उन्होंने अभी वीट की चपाती बनाई है उसी डस्टिंग को यूज हो रहा है वीट वाला ही। तो क्या इन सब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से भी उनके कोई प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। पेशेंट जो वापस आएंगे ना दिखाने के लिए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ केसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हमने डायग्नोस किए। जैसे वो घर में चक्की से आटा पिसवाते थे, जी बिल्कुल, वो आटे वाले के पास चावल पिसवाने जाते थे, लेकिन उसकी चक्की पहले साफ नहीं करवाते, चाहे वो वीट की है। उससे पहले वीट हो रहा था, वो चावल पिसवा के ले आते थे, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। ये केस एक हमने डायग्नोस किया। बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसमें गेहूं है, वो हमें पता ही नहीं है। पेशेंट्स को उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, इसका एक प्रॉपर एक चार्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉस में गेहूं होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टमाटो सॉस में जो मार्केट में आते हैं किसान की, मैगी की, बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब उनमें अरारोट या कॉर्नफ्लोर या इस तरह के स्टार्च यूज किए होते हैं, तब उसमें ग्लूटेन होता है। उसमें सॉस में स्टार्च है, बहुत ज्यादा गेहूं है, क्योंकि उनमें उसको थिकनेस के लिए यूज किया गया है। मतलब ईच चीज बच्चा सॉस खा लेता है। तो आप होममेड बना दो उसके लिए। सूप स्टिक्स आती हैं, उसमें है। ये जो आइसक्रीम मिलती है बाहर, इसमें अंदर इसमें है। आप सोचते हो कि दूध का बना हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे की जो डाइट है वो डिफेक्ट, चॉकलेट में है, केक में है, बिस्किट्स में है, ब्रेड में है। अगर उसकी डाइट प्रॉपर मेंटेन की जाए तो बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर उसमें कहीं ना कहीं से मिक्सिंग होती है तो ये दिक्कत रहेगी। हाँ, पेरेंट्स को ये लगता है कि सब लोग खा रहे हैं, एक चम्मच ही तो खाया है। हाँ, वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। बट उससे ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आप फूड दे रहे हो ना, उसको आप पहले इंश्योर कीजिए इसके अंदर गेहूं है। और कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसके अंदर है और हमें ही नहीं पता, सिंपल रसगुल्ला, अब बोलते हैं इसमें तो कुछ नहीं है, जबकि उसके अंदर भी गेहूं और जो बीच में डालते हैं तो उसके अंदर बाइंडिंग के लिए। तो आप अगर ऐसे फूड्स को मिस कर, मतलब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका बच्चा जल्दी ठीक होगा। इंग्रेडिएंट्स पहले जरूर पढ़ें, कुछ भी आप बच्चे को खिलाते हैं, लेबल रीडिंग की आदत डाल लें। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा किसी फंक्शन में चला गया, वहां खा लेता है, राइट, तो इससे सीलियक क्राइसिस भी हो जाती है। सीलियक क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, ओके, जो कि नहीं पता लगता कि आप किसी बच्चा किसी शादी में गया और उसने वहां जाके गेहूं खा ली, तो एकदम उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन इतना सीवियर होगा कि वो क्रिटिकल हो सकते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी फंक्शन में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो उनकी डाइट की प्रॉपर ध्यान रखा जाए, राइट। तो ये सबसे बड़ी सीलियक का मेन जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट है वो है उसकी डाइट। इसके लिए पर्टिकुलर चार्ट्स आते हैं, उसको फॉलो करें, उसके लिए क्या देना है तो आप वो दोगे, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी तक हमारे इन्फेंट्स, किड्स और टीनेजर्स के लिए हम बात कर रहे थे, बहुत सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब, कुछ जैसे कि मिथ्स हैं लोगों के, तो क्या क्या मिथ्स और क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आप जाते जाते हमें बताना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए कि हमेशा वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो ग्लूटेन है कोई इतनी सीरियस डिजीज नहीं है, आप इसको इजीली ठीक कर सकते हैं, इसके साथ हम लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और ना ही इसको कोई इतना सीरियसली समझने की ज़रूरत है। अगर आप टाइमली से डायग्नोस कर लेंगे और सिर्फ एक डाइटरी पैटर्न फॉलो करना है, उससे आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक जो हमारे नॉर्थ में खाना खाए, सिर्फ उसमें गेहूं ही बंद करनी है,
जी। नथिंग एल्स। उसके सिवाय बहुत कुछ है खाने के लिए, चावल है, बेसन है जिससे आप रोटी खा सकते हो, उसके साथ सारे नॉनवेज खा सकते हो, दूध के मक्का प्रोडक्ट्स खा है, सकते बाजरा हो, है, मक्का खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस जवार। है। और अगर हम यही बात साउथ इंडियन में करें, वो कहाँ खाते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए बच्चे को सिर्फ डाइटरी ही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप इसको ठीक कर सकते हो। सेकंड मिथ कि बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, इसको कभी मत रखिए। आप ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसकी वैल्यू से बच्चे को मत जज कीजिए कि हमारा बच्चा आज ठीक हो जाएगा। जी। सिर्फ एक डाइट को कंट्रोल करके रखिए, आपका बच्चा ठीक रहेगा। थर्ड है सिर्फ डाइटरी पैटर्न, किस चीज़ में गेहूं नहीं है, ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। राइट, जैसे हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी चक्की खुद खरीद लीजिए, बेटर है। स्मॉल चना आती है मार्केट में, तो आप उससे दीजिए बच्चे को खाने के लिए। और बच्चे का डाइटरी पैटर्न भी देते हैं, डाइटरी चार्ट भी देते हैं। और प्रोटीन्स के लिए नॉनवेज है, बहुत कुछ है देने के लिए। या कुछ लोग बोलते हैं अंडरवेट बच्चों को ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इम्यूनोजेनिकली प्रॉब्लम्स है, ये अंडरवेट या ओवरवेट में नहीं होगा। अब अगर बच्चा क्रोनिक डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि बार बार उसको डायरिया हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिक वेट लॉस है, वेट लॉस हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसको डायरिया ने प्रेजेंट ही नहीं किया, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट स्टेचर से प्रेजेंट करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रेजेंट करते हैं, वो नॉर्मल वेट है उनका। एज्ड प्रेजेंट करते हैं कि 20 साल की गुड़िया थी, उसको पॉजिटिव आया, तो नॉर्मल था, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। प्रेजेंटेशन क्या था कि उसका हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है जी और खून की कमी है, और कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है। और लोग फीमेल चाइल्ड का वैसे भी समझ लेते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, उसका कई बार ऐसे भी होता है। मतलब डिफरेंट कॉज सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड में ही होगा, ये किसी में भी हो सकता है। बट वो सब फैक्टर है कि अगर डायरिया, क्रोनिक डायरिया होगा तो उस चीज़ में बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। जी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से अवेयर किया सिलिक डिजीज़ के बारे में, ग्लूटेन एलर्जी के बारे में प्रॉपर। तो डॉक्टर साहब थैंक्स आपका बहुत बहुत सिलिक डिजीज़ के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।